हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मुकेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीएम ट्यूटोरियल्स में। साइंस क्लास 10th की सीरीज़ को कंप्लीट करने के वे में एक चैप्टर और ऐड कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा, हम इस चैप्टर में जानेंगे एसिड के क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। मतलब सिंपली भाषा में बताना चाहूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो मेरे सामने एक क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक है। अब इस बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आप सबको बताऊँगा। अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये प्रोडक्ट एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एसिड है या बेस है। एसिड के एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा, लाइक लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, ठीक है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ये क्या होता है, ये आपका बीटर होता है, बेस होता है, ठीक है। तो अब जब आप जैसे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एसिड है कि बेस है, वो इस चैप्टर में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि हम थोड़ा मोटिवेट हों और आप सबके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाते रहें। ओके, in this chapter we are going to study about the different kinds of reaction between the acids and bases and how they cancel out each other's effect and many more interesting things. So let's discuss one by one. एंड बिफोर दैट मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कि आपने लिटमस पेपर का नाम सुना है। लिटमस पेपर क्या होते हैं? लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। बनते किससे हैं? ये बनते हैं लाइकेन नाम का एक वनस्पति होती है, लाइकेन, ठीक है। सो उससे बनाए जाते हैं ये। और कुछ इंडिकेटर्स के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा अलग से, लाइक टर्मरिक इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर। टर्मरिक माने हल्दी, ठीक है। और आपका मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थेलिन हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। अब देखिए, एसिड क्या करते हैं, एसिड चेंज कर देते हैं अपने आपके लिटमस पेपर के कलर को ब्लू से रेड में, और बेस क्या करते हैं, रेड टू ब्लू कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एसिड का कलर चेंज क्या होता है, ब्लू टू रेड, एंड बेसिस का रेड टू ब्लू। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे एसिड बेस के इंडिविजुअल रिएक्शंस की, ठीक है। वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैसे कम करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दिया गया है, उस अरेंजमेंट की हेल्प से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस प्रोडक्ट के बीच में रिएक्शन हो रही है, या तो वो एसिड होगा या तो वो बेस होगा। तो उन्होंने क्या किया है, इंडिकेटर्स की हेल्प से आइडेंटिफाई किया है कि जैसे कोई लिक्विड दिया जाएगा आपको, उस लिक्विड में आपको क्या करना है, लिटमस पेपर डालना है। लिटमस पेपर डालने के बाद जब आप देखोगे कि वो ब्लू से रेड कन्वर्ट कर रहा है, तो आप सिंपली जान जाओगे कि वो एसिड है। अगर रेड टू ब्लू कन्वर्ट कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो बेस है, ठीक है। और कभी भी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एसिड या बेस को आप अपने जीभ पर रख कर ट्राई मत कीजिएगा, बिकॉज सम एसिड्स आर वेरी फैटल टू हेल्थ। ओके, तो अब नेक्स्ट है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। 11th और 12th में भी इसका काफ़ी जिक्र होगा, आपको यूज़ में आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, कभी भी एक चीज़ याद रखिए, कभी भी अगर एसिड या बेस की रिएक्शन हो मेटल के साथ, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा आपको ये याद रखना है कि कभी भी एसिड और बेस के साथ जब मेटल की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके अंदर जिंक के ग्रैनुअल्स ऐड किए गए हैं। अब जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक गैस जनरेट होती है। वो गैस जो होती है, वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। उसको हम इस सॉल्यूशन में गेट करते हैं, ठीक है। ये जो बुलबुले निकल रहे हैं, ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले।
तो सिंपल, कभी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट भी मैं बताऊंगा। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते एक दूसरे के साथ तो एक कंपोनेंट बनाते हैं सॉल्ट। ठीक है, उसके भी रिएक्शन आगे आगे देखेंगे। अब मतलब हम लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि लाइक बेस भी अगर रिएक्ट करेंगे किसी मेटल के साथ तो क्या बनाएंगे। मैंने कहा बेस भी अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम उसको, यहाँ पर बन रहा है सोडियम जिंकेट, याद रखना Na2ZnO2। ठीक है, साथ ही साथ कौन सी गैस हमें मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ओके, नाउ we have a solution, we have another question here. When metal carbonate and metal hydrogen carbonates are going to react with acid, then what happen? ठीक है, सिंपल है, इसमें भी कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट्स हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। जहाँ भी कार्बोनेट हो और उसकी एसिड के साथ रिएक्शन हो तो आपको बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमेशा CO2 ज़रूर मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अरेंजमेंट में देखिए, इस अरेंजमेंट में हमने क्या किया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है एज वेल एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, HCl के साथ। देखिएगा HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, ट्वाइस मोलिक्यूल। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो H2O मिलेगा प्लस CO2, ये हमें मिल जाएगा। सेम ऐसे ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड H2 एंड CO2, सिंपल। अब सेम रिएक्शंस हैं, लाइक इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब भी हम एसिड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। अगर एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा, क्या बनेगा। मैंने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम सॉल्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सॉल्ट, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। देखिए नीचे देखते हैं कि एसिड, यहाँ पर HCl क्या है, एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन हो गई तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, बेस है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। इन शॉर्ट, बेस और अगर एसिड की रिएक्शन जब भी होगी, एसिड और बेस की रिएक्शन जब भी होगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब सिंपली एक और रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड, सिंपल, मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। याद रखिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखना है, मेटल ऑक्साइड लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, आपकी मेटल ऑक्साइड्स हैं। एसिड में सिर्फ एक ही एसिड नहीं है, HCl इज़ नॉट ओनली एसिड, H2SO4, HNO3, ठीक है, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स हैं अलग अलग जो आपको जानने ज़रूरी हैं। आगे देखेंगे, अगर हम किसी भी एक नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ तो क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं इन नेचर। ठीक है, तो एसिडिक होते हैं इन नेचर, तो लाइक सिंपली ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, सॉल्ट एंड वाटर। ये भी सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करेंगे, बट सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक होता है इन नेचर में। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप किया है इन्होंने, कहा है कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो क्या कॉमन होता है, मैं एक बात बता देता हूँ। ठीक है, एसिड्स और बेसिस में सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है कि जब भी आप एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको एक ही बाई प्रोडक्ट मिलता है जो कि दोनों में सेम होता है, चाहे वो कोई भी एसिड हो, चाहे वो कोई भी बेस हो, चाहे वो कोई भी मेटल के साथ हम रिएक्ट करा रहे हो। तो वो बाई प्रोडक्ट क्या है, वो बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक ही बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये इन दोनों के बीच में कॉमन है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, मैं बताता हूँ, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप एसिड को मिलाते हो
किसी भी सॉल्यूशन में मिलाते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, यहाँ पे एक अरेंजमेंट लिया गया है लाइक एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? अब यहाँ पे ये लोग बताना चाहते हैं कि एक और चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। ये कॉमन है कि इन दोनों की वाटर सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों पास होती है? क्योंकि क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। HCl है, HCl में जब हम क्या करते हैं, लिक्विड ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ आयंस आर गोइंग टू जनरेट हियर, like H plus ion and Cl minus ion. Both ions are going to give a path or connectivity to pass the electricity or conduct the electricity. बस तो पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस एंड H प्लस आयन बनेगा, ठीक है। H2SO4 में हम पास कराएंगे तो क्या बनेगा, SO4 2 डबल माइनस आयन बनेंगे, H3O प्लस आयन बनेंगे। लाइक ऐसे ऐसे हमें आयन्स मिलते जाएंगे। तो अब सिंपल है, हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, वाटर एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो उसको एक पाथ मिल जाता है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे लगा हुआ बल्ब, ये बल्ब जो है, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाइस। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब देखो, वाटर सॉल्यूशन में अगर हम एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि एसिड के टर्म्स में बात करता हूं। जब भी हम वाटर में एसिड मिलाते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ पे ब्लास्ट होता है, छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि क्या करता है, एसिड क्या करता है, जल्दी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतना ज़्यादा इसमें कॉन्फ्लिक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसीलिए आपको बहुत बार आपके लैबोरेटरी में भी आपको फ्यूचर में बताया जाएगा कि जब भी आप टेस्ट ट्यूब में एसिड आपने ले रखा हो, कॉन्सनट्रेटेड एसिड मोस्ट ऑफ, या फिर डाइल्यूट भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, तो उस एसिड में जब भी आपको वाटर मिलाना होता है तो वाटर क्या करते हैं, उस ड्रॉपर से हमें धीरे धीरे मिलाना होता है, एक साथ नहीं मिलाते। क्योंकि जब हम एक साथ वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, वो वाटर वहाँ पर जैसे ही आता है, कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, एसिड उछलता है। एसिड उछलता है तो वो आपके हाथ पे भी आ सकता है, वो कहीं पर भी जा सकता है, जिससे क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि थोड़ा खतरा तो बना रहता है। सिंपली हम देख लेंगे कि जब हम आयंस में मिलाते हैं, और दूसरी बात, ये तो आपके सावधानी की बात थी, अब हम साइंटिफिक रीज़न की बात कर लेते हैं कि जब भी हम एसिड में क्या मिलाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलाते हैं, तो क्या होता है, आयंस जनरेट होते हैं। आयंस कौन कौन से जनरेट होते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये HCl है, इसमें हम वाटर मिला रहे हैं, वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H3O प्लस आयन एंड Cl। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें हमें H3O प्लस आयन मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं एसिड, ठीक है। जिसमें हमें H3O प्लस आयन मिलते हैं वो क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में हमें क्या मिलते हैं, OH माइनस आयन मिलते हैं, जैसा कि नीचे देख सकते हैं आप। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस है। बेस में आप क्या मिला रहे हो, आप मिला रहे हो H2O मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम प्लस एंड हाइड्रोक्साइड माइनस आयन मिल जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है। ऐसे ही किसी भी बेस को आप ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब में हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे आपको। लाइक हियर यू कैन सी OH माइनस आयन, ठीक है। अब धीरे धीरे आप किसी भी बेस के साथ ऐसे रिएक्शन करा सकते हो, एसिड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, सिंपल लाइक। और एसिड और बेस की रिएक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी एसिड की बेस के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये भूलना नहीं है। अब यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे कि एसिड के सोल्यूशन में हमें क्या मिलता है, H3O प्लस आयन मिलते हैं या फिर H प्लस आयन मिलता है, और बेस के सोल्यूशन में क्या मिलता है, OH माइनस आयन मिलता है। अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या मिल जाएगा, फिर से हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मैं एक एक लाइन रीड करके आपको समझाता जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। मैंने कहा ना, किसी भी एसिड या बेस में वाटर को डिज़ोल्व करना
बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ज्वलनशील रिएक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल द मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। मैंने आपको बताया किनारे से पकड़ के धीरे धीरे ड्रॉपर से आपको वाटर मिलाना है। अगर आपने गलती से एक साथ स्प्लैश के साथ उसमें वाटर डाला तो वो एसिड क्या उछलेगा, ग्लास कंटेनर टूट भी सकता है हीट होकर, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्लास जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है वो हीट होकर ब्रेक हो सकती है, वो एसिड आपके ऊपर गिर सकता है जो कि बहुत ही हार्मफुल है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ध्यान देने की बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप धीरे धीरे मिलाएंगे। हम इन कॉन्सेंट्रेशन याद रखिएगा। अगर आप सिंपल मैं बताता हूँ, एक चीनी का घोल बना लो, ज़्यादा चीनी डालोगे तो ज़्यादा मीठी होगी, कम चीनी डालोगे तो कम मीठी होगी। अगर आपने ज़्यादा चीनी डाली है और कुछ देर के बाद आप क्या कर रहे हो, उसमें पानी मिलाते जा रहे हो, तो क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब सिंपल, किसी भी एसिड या किसी भी बेस में अगर आप वाटर मिलाते जाओगे तो क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। हम आगे चलते हैं कि मतलब हम ये कहेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अगर किसी भी एसिड या बेस के सॉल्यूशन में वाटर मिक्स कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे डाइल्यूशन। डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग, उसे हल्का कर रहे हैं। मीन्स दैट इट वी आर गोइंग टू से इट इज़ लाइक एसिड और बेस, द बेस इन विच वी आर मिक्सिंग वाटर, इट इज़ डाइल्यूटेड। ओके, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अब नाउ हम ये डिस्कस करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड और बेस के सॉल्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने कहा ना, जितना इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है। और हम बात करेंगे अगर दोनों में कंपेयर करने की, तो देखते हैं। सिंपल, हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए हमने क्या बनाया, एक टेबल बनाई है। सिंपल है, इंडिकेशन टेबल है। इंडिकेशन टेबल में आप समझिए कि एक मीटर होगा, जैसे स्पीडोमीटर होता है ऐसा ही एक मीटर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, वो एसिड या बेस का सॉल्यूशन कुछ डालेंगे, और डालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक है। तो वो मीटर जो है, वो मीटर जो जिससे हम मेज़र करने वाले हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है देखते पढ़ चुके हैं। डाइल्यूशन इज व्हाट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस और OH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितना ज़्यादा है कितना कम है वो डिपेंड करता है किस पर, डाइल्यूशन पर। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। सो कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ एसिड और बेस इज? क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड और बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? So we can do this by making the use of a universal indicator. We have an universal indicator. So what it is, we are going to study further, which is a mixture of several indicators. इसको बहुत सारे indicators मिला के बनाया है. The universal indicator shows different colors at a different concentrations of the hydrogen ion in a solution. ठीक है, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution, it is called a pH scale. एक स्केल बनाया गया जो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करता है। इस स्केल को हम क्या कहते हैं? इस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। P, व्हाट इज P हियर? P स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन। ठीक है, पोटेंस सिंपली, पोटेंस मतलब पावर। ठीक है, कितना ज़्यादा है उसमें, यही होता है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए, वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 0 से 14 तक काउंट करता है। अगर 0 है, आपका जो लिक्विड है वो 0 पे आके रुक जाता है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अगर आपका लिक्विड 14 तक जाता है
तो मतलब वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो इससे एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब अगर आप 0 के जितना साइड आते हो वो क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। आप 14 के जितनी तरफ जाते हो वो क्या होता है, ज़्यादा बेसिक होता है। मतलब हमने एक मिडल पॉइंट तो डिसाइड किया ही होगा, तो वो मिडल पॉइंट क्या हो सकता है, हाफ ऑफ दैट। तो 0 to 14 का हाफ क्या होगा, 7। मतलब 7 एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर चीज़ें क्या होती होंगी, न्यूट्रल होती होंगी। तो न्यूट्रल चीज़ क्या है, न्यूट्रल चीज़ इस एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट। सो मतलब अगर आप 7 से 14 की तरफ जाते हो तो समझ लो कि उस सॉल्यूशन में आपके OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर आप 7 से लेस 0 की तरफ आते हो तो उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बताता है। तो देख सकते हो आप लोग, ये है आपका pH स्केल, जिसमें क्या होता है ये चीज़ें बताता है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट, ये 14 आपका बेसिसिटी शो करता है, एंड 0 क्या करता है, आपका एसिडिक नेचर दिखाता है। तो आप देख सकते हो अगर हम 7 से लेफ्ट साइड 0 की तरफ जाते हैं तो ये एसिडिक नेचर दिखाता है, 7 से राइट साइड 14 की तरफ जाते हैं तो ये बेसिक नेचर दिखाता है। ओके, सो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा लिक्विड एसिड है, कौन सा लिक्विड बेस है। ठीक है, सिंपल है। अब आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, आपको पीएच पेपर भी आता है, और लिटमस पेपर की हेल्प से क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेस है। अब हम बात करेंगे पीएच के इम्पोर्टेंस की। पीएच का इम्पोर्टेंस क्या होता है डे टू डे लाइफ में, पीएच का बहुत इम्पोर्टेंस है। देखो कुछ पीएच यहाँ पर दिए गए, मैं अपने माउस के कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ कि लेमन जूस जो होता है उसका पीएच होता है 2.2, प्योर वाटर का होता है 7.4, ब्लड का भी आपका 7.4 होता है। चीज़ याद रखिएगा, 7.4 कई जगहों पर आपको मिलेगा 6.9, तो आप बोलोगे कि ब्लड बेसिक है। नहीं साहब, ये जो pH है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ व्हाट, इट्स 38.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस टेम्परेचर पे आपका pH क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और ये जो pH यहाँ पर दिया गया है ये एट द रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान देने की बात है, याद रखिएगा। सो हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हम इसके लिए एक सेकंड सेशन अरेंज करेंगे जिसमें इसके आगे चैप्टर पे पूरा डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे